आपके कुछ वीडियोज़ आए, कुछ इंटरव्यूज़ आए, जिसमें आपने कहा कि मुझे परेशान किया जा रहा है और सीजेपी का कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है। हमने आपके आंसू भी देखे उन तमाम वीडियोज़ में। वो फिर आपने एक वीडियो भी बनाया जिसमें आपने ये बात कही कि मेरे बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं, सीजेपी के लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक वीडियो उससे पहले चला जिसमें आप ये भावुक होके ये कह रहे थे कि मुझे पूछा तक नहीं गया विनिंग मोमेंट। मैं उस दिन तो मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। हो सकता है कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई हों। कई लोगों के मन में बहुत वहम है कि एक वो लड़का जिसकी कमाई का कोई सोर्स नहीं है और वो इतने लोगों को 35 दिनों तक लगातार खाना खिलाता रहा, कहाँ से फंडिंग आई? फंडिंग का हम बता तो रहे हैं। जब हमने शुरुआत की 25 तारीख से अब तक क्या क्या हुआ है आपके साथ? 24 की शाम में मुझे डिटेन किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा। फिल्मी स्टाइल में एक गाड़ी आती है वाइट कलर की, 5-6 लोग निकलते हैं हट्टे कट्टे और उनका चेहरा पूरा कवर होता है और हमारे पास मोबाइल था, वो मुझसे मोबाइल ले लिया। पूरी रात तक कोई नहीं आया और इस दौरान आंखों से पट्टी हमें लगातार बंधी रही। भी बंधे थे क्या? नहीं, हाथ नहीं बंधे थे, लेकिन उनका सख्त निर्देश था कि अगर आंखों से पट्टी जरा भी हटी, ये समझ लेना कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने गाड़ी में बिठाया, गाड़ी कंटिन्यू 5-6 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चलती रही। 5-6 घंटे? हाँ, और उसके पश्चात हमने जो देखा, जहाँ पर हमें उतारा वो सुनसान इलाका था। तो हमने एक राहगीर से पूछा कि भाई कौन से स्थान पर हैं, तो हमें बताया गया कि आप उत्तराखंड देहरादून मसूरी में हो। 35 दिनों तक जंतर मंतर पर चले सीजेपी प्रोटेस्ट में एक नाम खूब चर्चा में रहा, वो नाम जुनैद का था। लेकिन प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी वो नाम चर्चा में रहा। आरोप लगे कि पुलिस उनके परिवार को और उन्हें परेशान कर रही है और सीजेपी ने उसमें उनका सपोर्ट नहीं किया। तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद जुनैद मौजूद हैं। जुनैद, ललन टॉप पे स्वागत है आपका। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा कि 25 तारीख से अब तक क्या क्या हुआ है आपके साथ? 24 की शाम में मुझे डिटेन किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा और मेरे एक साथी थे। मैं हुआ क्या था कि मैं 24 की रात में वहीं पर था प्रोटेस्ट साइट पर। तो वहाँ पर मैं काम कर रहा था, खाना वगैरह बांट रहा था। तो मेरे परिवार के चूँकि लोगों को उठा लिया था, मेरे पिताजी को और मेरठ में मेरी बहन के ससुर और उसके देवर को। तो मैं उस अभिजीत भाई का फ़ोन आ रहा था, मैं फ़ोन सुन रहा था पीछे की तरफ, क्योंकि आगे की तरफ शोर अधिक मात्रा में था। तो मैं पीछे की तरफ गया तो वहाँ पर संभवतः कुत्ते के ऊपर मेरा पैर पड़ गया, तो मुझे कुत्ते ने काट लिया। तो हमने सोचा कि कुत्ते ने काट लिए, फैल ना जाए, तो रेबीज का वो लगवाना। तो मैंने अपने साथी से पूछा कि क्या करना चाहिए, कि कहने लगा आरएमएल चलते हैं, फटाक से पहले इस पर टीका वगैरह लगवा लेते हैं और फिर यहीं आ जाएंगे वापस। तो हम चले गए वहाँ पर। 10:50 या 55 का टाइम होगा और 11:17 पर आरएमएल हॉस्पिटल, जिसको राम मनोहर लोहिया कहते हैं, वहाँ पर 11:17 पर हमारा पर्चा बना, जो उसमें लिखा है, हमने पर्चे का फ़ोटो भी है मेरे पास। तो उसके बाद टीके वगैरह सारी चीज़ें लग गई और हम अपने साथी को लेकर बाहर आए, क्योंकि उस दिन डाटा भी बंद किया हुआ था, ऑनलाइन कुछ बुक नहीं हो पा रहा था। तो हम ऑफलाइन तरीके से ऑटो को ही बुक कर रहे थे। तो ऑटो को बुक भी कर लिया और मैं और मेरा साथी उसमें बैठ गए और ऑटो को बुक करके 50-60 मीटर दूरी तक चलने ही पाए थे कि फिल्मी स्टाइल में एक गाड़ी आती है वाइट कलर की, संभवतः स्कॉर्पियो, और उसमें 5-6 लोग निकलते हैं हट्टे कट्टे, जो बिल्कुल मतलब उनको कोई ड्रेस नहीं होती, शादी वर्दी में होते हैं और उनका चेहरा पूरा कवर होता है। वो इस दोनों दिशाओं से ऑटो में इस तरफ से और इस तरफ से हमको घेर लेते हैं। और पहली बार तो मुझे लगा कि शायद ये हमें मारना चाहते हैं, कोई असामाजिक तत्व है या कोई और व्यक्ति है। लेकिन उसके बाद हमने देखा, उन्होंने कहा कि आप घबराइए मत, हम दिल्ली पुलिस से हैं। मैंने कहा कि भाई अगर आप दिल्ली पुलिस से हैं तो कोई कार्ड वगैरह या कुछ दिखा दीजिए ताकि हमें थोड़ी संतुष्टि हो जाए। तो उन्होंने एक ने कार्ड दिखाया हल्का सा, जिसमें सिर्फ ताकि हम नाम भी ना पढ़ने पाएँ। लिखा था लेकिन दिल्ली पुलिस हाँ, लोगों उसमें को। हाँ, लोगों में लिखा था कि दिल्ली पुलिस है। और उसके बाद वो जो है, हम मुझे और मेरे साथी को अपनी गाड़ी में बिठा लिए। गाड़ी में बिठाकर हमारे पास से हमारे आंखों पर पट्टी बांध दी है ऐसे पूरी, हमें कुछ नहीं दिख रहा था फिर। और हमारे पास मोबाइल था, वो मुझसे मोबाइल ले लिया।
और उसके मेरे साथी के पास 2 मोबाइल थे, उनसे भी मोबाइल ले लिया। वो मोबाइल उन्हीं के पास रहे और फिर 20 से 25 मिनट तक गाड़ी लगातार वो कंटिन्यू चलती रही। फिर वो हमें एक स्थान पर लेके गई। निचले तल से हम ऊपर की सीटों पर चलकर एक फ्लोर पर गए से वो हमें फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर वो लेकर गए। क्यों? और उसके बाद जो है हमें ये बोला गया कि हम आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपको छोड़ देंगे, लेकिन हमारे कोई अफसर आएंगे, अगर आपने हमारे अफसर के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे दिया, अगर वो संतुष्ट हो गए तो आपको 10 मिनट में फ्री कर देंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद पूरी रात तक कोई नहीं आया और इस दौरान आंखों से पट्टी हमें लगातार बंध ही रही। उसके हाथ भी बंधे थे क्या? नहीं, हाथ नहीं बंधे थे, लेकिन उनका सख्त निर्देश था कि अगर आंखों से पट्टी जरा भी हटी तो ये समझ लेना कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये समझ लेना। हमें गाली गलौज कर रहे थे? गाली गलौज तो उन्होंने नहीं किया, जो बात है वही मैं बताऊंगा। उन्होंने मुझको हाथ भी टच नहीं किया पूरी रात में, ना ही मुझे और ना ही मेरे साथी को। पानी के लिए भी पूछा, खाने के लिए भी पूछा, लेकिन निर्देश ये था कि बस पट्टी ना हट जाए आँख से। पूरी रात हम इसी तरह परेशान रहे कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। उसके पश्चात प्रातःकाल हो जाता है, दिन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। उसी दिन धर्मेंद्र प्रधान दोपहर को इस्तीफ़ा भी देते हैं, लेकिन उसी दिन 11:30 या 12 बजे कोई उनका अधिकारी आता है और वो हमसे पूछताछ करता है, मेरे साथी से अलग करता है, मुझसे अलग करता है। फ़ोन भी वो हमारा सारा चेक कर लिए, उसमें क्या क्या चैट हैं, किससे क्या क्या बातें हुई हैं चैट में, और जो भी उन्हें देखना था उन्हीं के पास फ़ोन रहा। और आंखों से पट्टी हमारा लगातार बंधी रही। फिर वो अधिकारी हमारे, उन्होंने जो प्रश्न किया हमने उत्तर दे दिया, वो संतुष्ट हुए। हम क्या पूछ रहे थे? यही पूछ रहे थे कि आप यहाँ पर क्यों हो, फंडिंग कहाँ से आती है, इतना पैसा कहाँ से ला रहे हो। हमने कहा कि सब मिलजुल कर रहे हैं। हम वहाँ पे डोनेशन बॉक्स भी लगा हुआ है कैश का, पार्टी का, उससे भी पैसा जाता था। कुछ गुरुद्वारे से खाना आता था, किसान संगठन के लोग लाते थे, व्यक्तिगत रूप से कोई स्विगी से, जोमेटो से, ब्लिंकिट से कुछ कुछ भेज रहा था, उसको हमारे काउंटर तक आ जाता था, हम उसको बांट देते थे। इसमें फंडिंग जैसी तो क्या क्या बात है, ये सारी बातें थी। उसमें सब लोग मिलजुल कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि हम व्यक्तिगत रूप से ही सारा पैसा लगा रहे थे। सारे हमारे साथी थे, 20-25 लोग थे उसमें। हमारे एक साथी वो खड़े हैं, नीरज शर्मा जी है, एक रमनदीप है, सिख भाई, सभी के कम्युनिटी के लोग थे उसमें। सब मिलजुल कर ही कर रहे थे, ऐसा नहीं। ये बताइए, आप आरएमएल गए थे शाम को और अगली सुबह तक पूछताछ चलती रही? वहाँ डिटेन? वहाँ डिटेन रहे। उन्होंने अपने प्रश्न करने के बाद हमें कह दिया कि इनको छोड़ दो। फिर हमें उन्होंने गाड़ी में फिर से बिठाया। पट्टी उस बीच लगातार लगी रही। आपने देखा नहीं किस अफसर ने पूछताछ की थी? जब उन्होंने पट्टी नहीं खुली पूरे? हाँ, निर्देश ही सख्त था कि पट्टी खुली तो समझ लेना आपके लिए क़यामत ही है। फिर आप छूट नहीं पाओगे, छूटने की शक्लें ख़त्म हो जाएंगी। तो उसके पश्चात हमें उन्होंने गाड़ी में बिठाया। गाड़ी कंटिन्यू 5-6 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चलती रही। 5-6 घंटे? हाँ। और उसके पश्चात हमने जो देखा, जहाँ पर हमें उतारा वो सुनसान इलाका था। हम पहचान ही नहीं पा रहे थे कौन सा इलाका है। तो मतलब जंगल जैसा था और सड़क के उस तरफ करके, जैसे ये सड़क है तो इस तरफ करके हमें ऐसे हाथ खड़े करके मतलब उतार दिया और ये बोला कि 5 मिनट तक आपको पट्टी नहीं खोलनी है, 1 घंटे तक मोबाइल ऑन नहीं करना। उसके बाद हम डर गए, हमने पट्टी नहीं खोली, लेकिन गाड़ी उन्होंने दूर आगे जाकर खड़ी की थी। उसके बाद हमने देखा, गाड़ी आगे जाके खड़ी करी और संभवतः 1 या 2 व्यक्ति मेरे पास तक आए और हमें छोड़ के ये देखते रहे कि हमें देख तो नहीं रहे, फटाक से गाड़ी में बैठ गए। हाँ, हम गाड़ी का नंबर ताकि ना देख पाएँ, गाड़ी को दूर आगे एक ऐसे मोड़ था वहाँ पे पहाड़ पर, तक गाड़ी उस दिशा में दिखे ही ना। ये जगह कहाँ थी? ये हमें जहाँ पर छोड़ा, पहले हमने बहुत देखते रह गए कि पहले हमने तो उतर कर ये देखने की कोई बोर्ड वगैरह तो नहीं लगा, उस पर पढ़ कर देख लें कहाँ पर है। तो हमें कोई बोर्ड नज़र नहीं आया। तो हमने एक राहगीर से पूछा कि भाई कौन से स्थान पर हैं। तो हमें बताया गया कि आप उत्तराखंड, देहरादून, मसूरी में हो। उत्तराखंड के मसूरी में? हाँ हाँ। तो आगे एक चौकी है, उसका फ़ोटो भी खींचा मेरे साथी ने। उस चौकी का नाम मैं पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है अभी। ये कितने बजे की बात है? ये लगभग 5:30 या 6 का टाइम होगा शाम के? हाँ हाँ, तब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया। और जो अंतिम क्षण थे, मैं उसमें जो विनिंग मतलब एक खुशी का मौका था, उसमें भी सम्मिलित नहीं हो पाया। 2:30 से 3 बजे के बीच का जो वक्त? हाँ, प्रोटेस्ट साइट पर हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग हमें ढूंढ रहे थे। मैं भी अंदर से ये सोच रहा था कि ऐसे क्षण में
जब हमने इतने दिन मिलजुल कर संघर्ष किया, हम संघर्ष में उनके साथ ही रहे, तो लास्ट समय में कम से कम मैं उनके हाथ को चूमता, उनके 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 चेहरे को चूमता, वो दो बातें उनकी कहता, दो बातें उनकी सुनता। वो हो सकता है संभव कि अब जो लोग वहाँ पर हमें मिले जीवन में अब कभी ना मिल पाए। अच्छा, मुझे अब एक चीज़ आप बताओ, ये पूरा घटनाक्रम हुआ, आप उस दिन आए जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, वो 25 तारीख थी। हाँ, उस दिन उन्होंने 5:30-6 बजे तो हमें वहीं छोड़ा। अब हमने फिर वहाँ से जिस स्थान पर हम थे 12-13 किलोमीटर दूर ISBT देहरादून था, वहाँ तक हमने ऑटो बुक किया और फिर वहाँ से ISBT से देहरादून से दिल्ली तक जामा मस्जिद तक हम वो कैब बुक कर आए। उसकी उबर की रिसिप्ट भी मेरे पास है, उसका रिकॉर्ड भी है। तो तब तक हम यहाँ पर आए, तब तक यहाँ पर सब कुछ समाप्त हो गया था। ठीक है, ये सब समाप्त हो गया। उसके बाद आपके कुछ वीडियोज़ आए, कुछ इंटरव्यूज़ आए, जिसमें आपने कहा कि मुझे परेशान किया जा रहा है और सीजेपी का कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है। हमने आपके आंसू भी देखे उन तमाम वीडियोज़। वो लगातार मैं बताता हूँ, जो लीगल की हमारी हेड है पार्टी की, वो रत्ना जी हैं। वो लगातार इसको देख रही थी। उसके अलावा भी मैंने बताया कि 24 की रात में अभिजीत भाई से ही बात हो रही है। तो कुछ लोग हमारे आंदोलन को, उसके मोमेंट को ख़राब करना चाहते हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये चीज़ें हों। तो हम सब साथ हैं, पूरी लीडरशिप हमारे साथ है और सब हम मिलजुल कर आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान में APCR हमारी जो लीगल है, उसको सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किए हैं, जिसमें प्रशांत भूषण जी, नेहा राठी जी और M हुजैफा जी हमारे इस तरफ से वकील हैं। उसमें हम यही बोले हैं कि इलीगल तरीके से जो उठाया गया, कोई नोटिस आपके पास नहीं था, मतलब आप कोर्ट का कोई नोटिस हो या कुछ हो, इस प्रकार का कुछ चीज़ नहीं था, तो आपने किस आधार पर उठाया? अच्छा, फिर आपने एक वीडियो भी बनाया जिसमें आपने ये बात कही कि मेरे बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं, सीजेपी के लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक वीडियो उससे पहले चला जिसमें आप ये भावुक होके ये कह रहे थे कि मुझे पूछा तक नहीं गया विनिंग मोमेंट। वो मैं उस दिन तो मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। हो सकता है कुछ चीज़ें इधर उधर हो गई हों, लेकिन वो सब लोग साथ हैं। हम सब ने मिलजुल कर संघर्ष किया है और ये जो जीत मिली है, इसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि ना हम लिंग के आधार पर बटे, ना जाति के आधार पर बटे, ना क्षेत्रीय आधार पर बटे, ना भाषाई आधार पर बटे। हम किसी भी आधार पर बटे ही नहीं। इसीलिए ये जीत संभव हो पाई। और जो और आंदोलन थे, उन्होंने, जैसे किसानों का आंदोलन हुआ, किसानों के आंदोलन में भी हम रहे, तो वहाँ पर भी उसे खालिस्तानियों का आंदोलन बोल दिया गया। CNRC का आंदोलन हुआ, उसको मुस्लिमों से रिलेट कर दिया गया। लेकिन इस आंदोलन को किसी से रिलेट नहीं कर पाए, क्योंकि वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम संगठित रहे, एकत्रित रहे, हम सब एक भारतीय होकर रहे। अब मुझे आप ये बताएं कि ये जो सारी चीज़ें चल रही थी, हमने आपसे 24 तारीख को ही इंटरव्यू किया था शाम के वक्त। उसी के बाद मुझे लगता है कि वो कुत्ते वाला घटनाक्रम हुआ आपके साथ। तब आपने बताया था कि पेरेंट्स को उठाकर ले गई है पुलिस, कि उस मामले में क्या अपडेट है? अब उनको परेशान अभी भी किया जा रहा है? उनको नहीं, उनको छोड़ दिया गया है। वो डराने का ही उनका था। मैं ये समझता हूँ उसके पीछे ये कारण हो सकता है, क्योंकि जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, कोई भी बड़ा इंसिडेंट पूरे भारत में ये नहीं देखा कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं। कोई भी बड़ा ये इस आंदोलन की, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हुआ ही, लेकिन इस आंदोलन से जो एकता भी बढ़ी है, जो होनी भी चाहिए, क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। हमारी धार्मिक मान्यताएं अलग हो सकती हैं, हमारी सांस्कृतिक संस्कृति अलग हो सकती है, विभिन्नताओं में एकता का नाम भारत है। यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर चलने पर भाषाएं बदल जाती हैं, हमारी संस्कृति बदल जाती है, हमारे त्योहार बदल जाते हैं, हमारी मान्यताएं बदल जाती हैं, लेकिन इन विविधताओं में एकता का नाम ही भारत है। और वही पूरा भारत जंतर मंतर पर देखने को मिला और उसी पूरे भारत का मैसेज वहीं पर गया। और कुछ लोग उस चीज़ को जो है हजम नहीं कर पा रहे हैं कि ये इस तरह मोहब्बत कैसे बढ़ रही है। इसीलिए हमको वहाँ से वो रिमूव करना चाहते थे कि इसको यहाँ से हटा दीजिए, ताकि ये एकता शायद ना बढ़े। मैं संभवतः ये कारण मानता हूँ। अच्छा, 25 तारीख के बाद फिर आपकी मुलाकात अभिजीत देवके से हुई? नहीं, अभी पे बात हुई? अभी वो बीमार चल रहे हैं और अभी जगह जगह, मतलब जिस तरह बिहार में आपने देखा किस तरह से लोगों छात्राओं के साथ हो रहा है, तो सभी अभी उसी में लगे हुए हैं। ज़रूरी नहीं समझता कि फ़ोन पर बात हो, ये सब हो। हमारे लिए मोमेंट को ज़िंदा रखना ज़रूरी है, हमारे लिए लोगों को संघर्ष में काम आना ज़रूरी है। ये सब तो चलता रहेगा, जब समय मिलेगा तो आपस में मिलजुल कर बात भी करेंगे, फ़ोन पर भी होगी, मिलजुल कर भी होगी। ये सवाल फिर से पूछता हूँ कि आपके और सीजेपी के बीच में सब ठीक है?
हाँ बिल्कुल, सब सामान्य हैं, हम सब एक हैं, संघर्ष में एक दूसरे के साथी हैं। लोग हमें तोड़ना चाहते हैं, आंदोलन को भ्रमित करना चाहते हैं, तरह तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। छात्र के हितों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। अब मुझे ये बताइए, आपका जब हमने वीडियो पोस्ट किया या मैं रैंडम ऐसे वीडियो देख रहा था आपके इंस्टा रील्स पर भी, आपके तमाम जो इंटरव्यूज़ हैं, उसमें दो तरह से लोग बटे हुए हैं। एक आपका सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे हमेशा एक कीवर्ड नज़र आता है फंडिंग। आपने पहले भी बताया, मैं फिर से उस सवाल को पूछ रहा हूँ। कई लोगों के मन में बहुत वहम है कि एक वो लड़का जिसकी कमाई का कोई सोर्स नहीं है और वो इतने लोगों को 35 दिनों तक लगातार खाना खिलाता रहा, कहाँ से फंडिंग आई? फंडिंग का हम बता तो रहे हैं, जब हमने शुरुआत की तो लोगों को संगठित किया। तो जैसे शुरुआत में एक गुरुद्वारे से बात की गई, तो पहले तो मिलजुल कर पानी आया, कुछ फिर थोड़े थोड़े लोग और जुड़े, कुछ हमने उनको बताया, स्नैक्स आए। तो शुरू से मिलजुल कर ही चल रहा है। ये सब नीरज भाई, एक मिनट, नीरज भाई बताएंगे कैसे फंडिंग हुई वहाँ पर, एक इनसे पूछे। देखिए, नीरज शर्मा, मेरे हम भी साथ ही हैं। लगातार पहले दिन से साथ ही हैं हम लोग। फंडिंग का तो वहाँ पे कोई सीन ही नहीं था, क्योंकि छात्र आंदोलन था। लोग खुद से, जो अपने घर से भी बच्चे भी आ रहे थे ना, खुद से कोई पोहा बना के ला रहा था, कोई कुछ बना के ला रहा था अपने आप से, जो उनके हाथ चल रहा था। कोई एक पेटी पानी ला रहा था, कोई एक पेटी कोल्ड ड्रिंक्स की ला रहा था, मतलब जो भी आ रहा था कुछ ना कुछ लेके आ रहा था। अब वही सारा कुछ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वहाँ लोगों में, क्योंकि हमें अपने घर तो ले जाना कुछ नहीं था, हम भी खुद वहीं पे रहते थे। तो हम भी लोग वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। उसी को वो लोग अगर फंडिंग बोल रहे हैं तो हम तो चाहते थे, हमने तो हाथ जोड़ के उनसे भी विनती की थी कि आप लोग भी आओ, आप लोग भी डिस्ट्रीब्यूट करो, आप लोग भी आओ, आप लोग भी दो, आप लोग भी करो फंडिंग इसमें। तो ये तो बच्चों का आंदोलन है, जो भी चाहे वो आए फंडिंग करे इसमें। मैंने डोनेशन बॉक्स में देखा, वहाँ से लोगों के पास जाता था, लोग उसमें पैसे डालते थे। कभी एक मुश्त अमाउंट निकाल के कुछ सामान वामान खरीदा गया? नहीं, हम अमाउंट नहीं निकालते थे, हम इसका हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं था। लेकिन जहाँ से खाना बनता था, जैसे तो वहाँ पे जैसे एक सरदार जी थे, किचन, उनकी किचन से खाना बनता था, तो हमारे एक साथी थे, वो लेके जाते थे कैश उनके पास तक, तो वहाँ से कैश चला जाता था, और वो कैश भी आप ही सब लोगों का दिया हुआ था। वो भी लंगर, क्योंकि वो लंगर चलाते थे, तो वो लंगर में गुरुद्वारे में जाके वो दान दक्षिणा एक टाइप से हो जाती थी, वो लोग हमें लंगर प्रोवाइड करा देते थे। तो इस तरीके से सारा खाना पीना चलता था। कभी कोई लेके आते थे, कभी तो मतलब स्पेशली ये नहीं कि हम पैसे लेके कोई चीज़ खरीद रहे हैं। इसकी हमें लगातार 36-37 दिन तक हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी चीज़ को खरीदने की। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये सब कुछ मैं अकेले अपने दम पर कर रहा था, इसलिए ये भ्रांति पैदा हो रही है। ऐसा नहीं है कि सारा पैसा मैं ही खर्च कर रहा था, इसलिए ये भ्रांति पैदा हो रही है। सब लोग, किसान संगठन के लोग वहाँ पर आते थे, वो कोई संगठन के लोग 200 लोगों का खाना लेकर आ रहा है, कोई 20 थैली पैक करवा के लेकर आ रहा है, कोई 50 थैली पैक करवा के लेकर आ गया। तो हम कैसे हिसाब लगा पाएंगे कि कितना खर्चा? कोई स्विगी से, जोमेटो से, ब्लिंकिट से आ रहा है, तो कैसे? एनजीओ, कई एनजीओ आती थी अपनी तरफ से कि आज हमारी एनजीओ की तरफ से दोपहर का खाना रहेगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि व्यक्तिगत आपने जो पैसा खर्च किया होगा, कुछ सेविंग्स आपने भी खर्च की होंगी, तो कुछ हुआ है, लेकिन उसका हमने हिसाब नहीं लगाया है, वो एक अलग विषय है, हम उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन ये मत फैलाइए कि सारा कुछ हमने ही किया है, सब कुछ मिलजुल कर हुआ है। ये मेरी टीम में 20 से 25 लोग थे। नीरज शर्मा जी थे, रमनदीप थे, और बताइए, नाम बताइए। थे, अल्तमस भाई थे, मतलब बहुत सारे लोग थे, जो राकेश थे, एक गणपत था, पांडे वो जी थे, मिश्रा जी थे, मतलब पूरा हमारा गुलदस्ता था, पूरा भारत था। कुछ कई बार अगर ज़रूरत होती थी हम अपने तरफ से जोड़ के भी लेके आ जाते कि भाई 2-4 पेटी पानी की कम पड़ रही है, तो चलो पानी मंगा लेते हैं। बाकी बाद में हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी किसी को भी के कुछ। बाद तो हमने 1 रुपया भी, फिर तो इतने ऑर्डर आए, हमें वीडियो जारी करना पड़ा कि प्लीज़ मत भेजिए, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा बहुत था, क्योंकि जितनी बर्बरियत की दिल्ली पुलिस ने छात्र छात्राओं के साथ, वो बहुत ही अन्याय था, और लोकतंत्र के काले इतिहास में वो दिन लिखा जाएगा, उस दिन को हम भूलेंगे नहीं। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम आपके लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके घर में भी छात्र हैं, हम छात्र हैं, और आप भी हमारे ही भाई हैं, आप भी मध्यम वर्गीय परिवार से निकल कर वहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम छात्रों के लिए ही आवाज़ उठा रहे थे, उनको ही पानी पिला रहे थे, उनको ही खाना खिला रहे थे। अगर ये सब गुनाह हैं
तो ये गुनाह तो हम बार बार करेंगे। आपको जितना डराना है डराइए, जितना जो करना है करिए, लेकिन हमें संयम से आपसे अपील है, प्लीज़ ये सब मत करिए। इससे आपकी भी गरिमा को नुकसान पहुंचता है, आपकी भी छवि को नुकसान पहुंचा है। हम चाहते हैं वो छवि बनी रहनी चाहिए, क्योंकि पानी पिलाना और भोजन किसी को खिलाना ये कोई गुनाह का कार्य नहीं है। क्यों शर्मा जी, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल कोई गुनाह का कार्य नहीं है ये तो मतलब आप देखो, ये छात्रों का भविष्य है, इस देश का भविष्य है, मतलब इन दोनों भविष्य को के लिए ये काम हो रहा था। तो कहीं ना कहीं चाहे पुलिस हो या कोई भी अधिकारी हो या मतलब कोई भी हो इससे जुड़ा हुआ, उनके बच्चों का भविष्य भी इस देश का भविष्य है। तो उस भविष्य को संवारने के लिए हम ये सारे काम कर रहे थे, और उसी के लिए आप हमें बाद में या मतलब कभी भी आप हमें परेशान करेंगे तो आप अपने भविष्य के, आप अपने बच्चों को परेशान कर रहे हैं कुल मिला और मैं के। ये समझता हूँ कि मैं जहाँ तक हमने देखा, जब तक हम रहे, तो दिल्ली पुलिस के भी कुछ लोग सादी वर्दी में, जब उनका ड्यूटी पूरी जाती हमसे मिलने आते थे कि हम वर्दी में नहीं मिल सकते थे आपसे, गले भी मिलते थे वो लोग, क्या सच में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मदद भी करते थे वो लोग, बहुत मदद करते थे वो लोग बाद में भी कई बार। लड़कियां जो दिल्ली पुलिस में थी वो भी आती थी, वो भी चुपके से कुछ ना कुछ सामान दे के जाती थी। मैं उनका नाम नहीं, हाँ हाँ, क्योंकि उनकी भी भविष्य का सवाल है। हम नहीं चाहते किसी की नौकरी पर आ जाए। किसी शेर के जरिए आप अपनी बात को ख़त्म करना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो भारत है वो विविधताओं में एकता के साथ रहना चाहता है, और यहाँ की बहुसंख्यक आबादी आज भी प्रेम के साथ रहना चाहती है। जो लोग हमें नफरत कर रहे हैं, झूठे झूठे टैग लगा रहे हैं, हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि हम आपसे भी प्रेम करते हैं, आपसे भी मोहब्बत करते हैं। और जो लोग नफरती एजेंडों में फंस रहे हैं, हो सकता है किसी झूठे प्रोपेगेंडे में फंसकर कुछ समय के लिए वो नफरत कर रहे हों। चूँकि इस देश की मिट्टी में मोहब्बत है, प्रेम है, भाईचारा है, तो हम 99 नहीं 100% आश्वस्त है इस बात को लेकर भी कि जो लोग नफरत कर रहे हैं वो भी प्रेम के मार्ग पर लौटेंगे, मोहब्बत के मार्ग पर लौटेंगे, और हम सब मिलजुल कर भारत को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जुनैद, और ये थी जुनैद की पूरी कहानी। जो 25 तारीख से जुनैद के जो तमाम वीडियो चल रहे थे, आज जुनैद ने खुद अपनी बात रखी ललन टॉप के सामने। तो आपकी जो भी राय है कमेंट करके बताइए। कैमरे के पीछे शिवम है, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।